आज हम लोग भज्जू श्याम के साथ में इंटरव्यू करेंगे, उनके साथ में बातचीत करेंगे। भज्जू श्याम गौंड आर्टिस्ट हैं जो जनगढ़ के बाद दूसरी पीढ़ी के कलाकार हैं और उन्होंने जनगढ़ के द्वारा जो बनाई गई गौंड कला की विरासत है उसको बहुत आगे बढ़ाया है। आप ये बताओ कि ये आपका आर्टिस्ट बनने का काम कैसे शुरू हुआ, मतलब एकाएक आप इस कला के क्षेत्र में कैसे आ गए? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मेरा तो एक मध्य प्रदेश और डिंडोरी जिला और पाटनगढ़ गांव का हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति तो बहुत ठीक नहीं थी। किसी भी तरीके से 10वीं पास किया और काम की तलाश में मैं भोपाल आ गया था। गांव में भी मैंने काम किया, मजदूरी किया और काम की तलाश में आने के बाद मैंने भोपाल में 3 महीने तक वॉचमैन की नौकरी की। तो किसी कारणवश वहाँ मैं सोते हुए सुबह मैं पकड़ा गया था, सो रहा था, तो मुझे उस दिन का पैसे कम मिला और उस दिन से मैं नौकरी छोड़ दी। तो नौकरी छोड़ी तो मैं उसके बाद 8 दिन तक ऐसे ही बैठा रहा। फिर वो इलेक्ट्रीशियन का भी काम किया मैंने, बिजली का जो अंडरग्राउंड काम है वो। फिर मेरे चाचा जी ने वहाँ से मुझे बुलाया कि वो जो कलर स्केच करते थे उसमें कलर भरो, ऐसे ही बैठे क्यों हो करके। मतलब ये चाचा जी जनगढ़ थे? जी, जनगढ़ जी थे, मेरे चाचा जी जनगढ़ थे। वो पहले से ही भारत भवन में नौकरी कर रहे थे। तो मुझे तो आर्टिस्ट बनना नहीं था, मतलब आर्ट के बारे में कुछ नहीं जानता था मैं। तो मतलब चलो, उसके पहले आप गांव में कोई चित्रकारी या कुछ नहीं करते थे? नहीं किया सर। वो मैं सिर्फ मेरे माँ के साथ मैंने वो किया था, वो ढिगना का काम। वो क्योंकि हम लोग औरतों का काम होता है, महिलाओं का काम है वो। त्योहारों में और गोंड फेस्टिवल में या पूजा में वो ढिगना करते हैं। तो त्योहार के टाइम में क्योंकि हमारे बहन की शादी हो मतलब गई थी। जो घर के आंगन में या दीवार में सफेद मिट्टी या पीली या लाल ये मिट्टी से जी जो जी, लिपाई गेरू, का हाँ, काम होता है वो ढिगना वो है, ढींगना ढिगना जी, चौक और ढिगना तो ये महिलाओं का काम होता था। तो बहन की शादी हो गई थी तो बहन ससुराल चली गई। तो फिर वहाँ हम लड़के लड़के थे, 3 लड़के। तो मैं माँ का हेल्प किया था, वही था मेरा। बाकी मैं पेंटिंग कभी नहीं किया। आया भोपाल और उसका कलर जो भरा था वही मैं उन्होंने भरने के लिए बोला, भरता गया। फिर उन्होंने, मतलब हाँ, जनगढ़ जो पेंटिंग बनाते थे तो उसमें वो रंग भरने के लिए जी उन्होंने जी, पहले आपको दिया कि आप इसमें रंग भरो। रंग भरो। उसके पहले भी कुछ लोग करते थे वहाँ काम। अच्छा, और जनगढ़ के ही लिए हाँ काम करते जी थे? जी, और आर्टिस्ट थे जो करते थे। तो मैं ऐसे ही बैठे रहा तो उन्होंने मुझे बोला कि आप भी भरो इसमें, कलर करो करके। तो कलर सिर्फ भरता था और कुछ नहीं, वो जो स्केच करते थे। ऐसे ही करते करते सालों हो गया। फिर मैं कुछ डिटेलिंग करने लगा, उनका पाइंट करने का काम। फिर पाइंट किया। फिर उन्होंने बोला, जहाँ भी जाते थे वो अपने साथ ले जाते थे मुझे असिस्टेंट के लिए। कुछ काम वाम मिल रहा है वो चाचा को, उन्होंने बोला कि जब मैं बाहर जाता हूँ तो आप अपने लिए कुछ काम करो छोटे छोटे पेपरों में। तो ऐसे ही किया। तो एक बार दिल्ली लाया और उन्होंने सेल करके मुझे दिया। तो मुझे उस दिन से एक लालच सी आई, तो वहीं से कर रहा हूँ सर। वो करते गया। उसके बाद मैं वर्कशॉप में जाने लगा, वर्कशॉप किया। तो मतलब कुल मिला के अगर हाँ देखें तो आपके जो कला गुरु हैं वो जनगढ़ हैं, जी सर, है ना? जनगढ़ जी, मतलब जनगढ़ शुरू जी। में वो ड्राइंग बनाते थे कागज के ऊपर और आपको और आप जैसे और आपके गांव के 2-4 लोग जो उनके साथ काम करते थे उनको उसमें रंग भरने के लिए देते थे। जी जी जी, तो शुरू के कुछ सालों में केवल आप उनकी बनाई हुई ड्राइंग में उनके बताए हुए रंग भरते रहे। रंग भरते रहे। बाद में धीरे धीरे फिर आपका भी शौक आया तो फिर आपने भी बनाना शुरू जी, उन्होंने बोला था कि आप अलग से, मेरे जैसे नहीं करना, अलग से करना करके बोला था। तो वो उसका एक कारण था, वो डिटेलिंग अलग करो अपने अपने जैसे, ऐसा। तो मैंने भरता गया। करीबन 2-3 साल तक मैंने काम किया, फिर उसके बाद अलग किया था। तो लास्ट तक वो जब तक रहे जिंदा तब तक तो मैं उन्हीं के साथ काम ही कर रहा था, लेकिन अलग से भी कर रहा था। फिर मैं ऐसे ही लंदन भी चला गया। मुझे एक राजू शेट्टी हैं, उन्होंने ले गया वर्कशॉप के लिए। वो लंदन में एक रेस्टोरेंट था, मसाला जोन करके। वहाँ मैं 2 महीना काम किया। एक राम सिंह नाम का आर्टिस्ट है, उनके साथ गए थे। फिर वहाँ से आया, फिर मैं वर्कशॉप किया। फिर तो लंदन कुछ में क्या बनाया आपने?
सर लंदन में यही पेंटिंग ही बनाया था, पेड़ पौधे और स्टोरी और जो हम बनाते हैं जीव जंतु और सृष्टि की उत्पत्ति और ये वो सब जो हमने तो सीखा रंग था। उन्होंने यही थे जो आप लोग लगा रहे थे? यहाँ जो लगा रहे थे वही हमने पहले से ही बोल दिया था कि हम ये रंग हमें चाहिए, उन्होंने खरीद के हमें वहीं दिया, एक्रिलिक कलर दिया था जी। तो हम लोग वहाँ काम किए, काम करके और 2 महीना काम किया, वापस आया तो सब लोगों ने लंदन कैसा रहा सब लोग पूछते रहे, मन में अच्छा खुशी हो रही थी उस समय। एक वर्कशॉप हुआ, फिर चेन्नई में भी हुआ। चेन्नई में फिर मुझे एक तारा बुक्स के लोगों ने मुझे मिला, उन्होंने लंदन के बारे में पूछा कि आपको लंदन कैसे लगा। मैंने उनको एक लंदन के बारे में स्टोरी जैसा बताया, सारा चीज़ जो चीज़ हम देख रहे थे, हाँ ये लंदन जंगल बुक है जी। फिर उन्होंने बोला कुछ बुक बना के पेंटिंग करके दिखाइए। तो मैंने पेंटिंग किया, लगभग 3 से 4 महीने लग गए मुझे पेंटिंग करने में। कैसा कैसा कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ हुआ उसमें। तो लोगों को बहुत पसंद आया यहाँ इंडिया में इसको, पब्लिशर को। फिर इन्होंने पब्लिशर ने लंदन में भेजा, उनको भी बहुत पसंद आया। फिर ये रिलीज हुई लंदन में ही और वहाँ एग्जीबिशन भी हुई इसकी 1600 वहीं लंदन में ही। जो आपने पेंटिंग जी लंदन के ऊपर बनाए थे, जी जो इसमें प्रिंट हैं, उनके चित्रों की एग्जीबिशन लंदन में उन्होंने, जी जी, और बुक फेयर भी और वहीं, बुक भी वहाँ पे रिलीज हुई वहीं हुई। तो मुझे दोबारा से जाने को मिला वहीं फिर से। तो वो मेरा एक बुक के सहारे, मुझे जो पहले जो चाचा ने लाया था वो तो मेरा टर्निंग पॉइंट ही था पेंटिंग में, लेकिन और जो हुआ जो भी मुझे जानते थे लोग, ये बुक के सहारे जानने लगे। पहले तो मैं हमारे देश में मैंने 1600 नहीं किया था, दूसरे देशों में मेरा 1600 लगा, ग्रुप में मैंने काम किया। लेकिन पहली बार यहाँ ओजस आर्ट में मेरा एक शो चल रहा है, माँ मात्रे, मैंने इसका 16 शो का नाम रखा है माँ मात्रे। माँ का नाम है मेरा, माँ का नाम है मात्रे, तो इसलिए माँ को मैंने जी मैंने इसको, क्योंकि सब लोग बाप को ही जानते हैं जी। लेकिन एक बात बताइए कि ये लोग कहते हैं कि ये जो गोंड आर्ट है ये बड़ी हज़ारों साल पुरानी है, बड़ी परंपरागत आर्ट है। तो लेकिन मैंने, क्योंकि मैं खुद उस समय भारत भवन में था और मेरे सामने जनगढ़ अपने गांव से निकल के भारत भवन आए और उन्होंने अपनी कला शैली का विकास किया जो बाद में चल के गोंड शैली कहलाई। आप इसके बारे में क्या कहते हो? नहीं, मुझे पता नहीं, लोगों कहते होंगे कौन कह रहा है, लेकिन ये हजारों साल पुराना नहीं है। मुझे लगता है कि ये गोंड आर्ट तो ये जो पेंटिंग जो हम बना रहे हैं, जनगढ़ चाचा जो बनाते थे पहले, मैंने देखा उनका काम, वो ऐसा काम नहीं होता था, प्लेन था और ये ढिगना होता था, ये मैं जानता हूँ। मैंने पता किया है, पूछा है लोगों को, ढिगना और चौक और ये होता था, ये पेंटिंग नहीं होता था पहले, इस तरीके के काम नहीं होता था, मतलब वो सिर्फ भारत जनगढ़ भवन साथ बनने के बाद में जनगढ़ ने इसको जी, जनगढ़ का एक स्टाइल कहना चाहिए, जनगढ़ ने इसको उत्पत्ति किया है। ये जो पेंटिंग जो हम कर रहे हैं, हाँ। हम जो काम कर रहे हैं, ये हजारों साल पुराना है कहते हैं, तो वो मुझे नहीं लगता, ये हजारों नहीं लगता है ही नहीं मेरे हिसाब से। ये अभी करीबन 40 साल मैं कह सकता हूँ, 30-35-40 साल, हाँ, जब जनगढ़ चाचा जब ये काम शुरू किया, भारत भवन में आए, फिर उनका मैंने शुरू का काम देखा, फिर वो जो बदलते गया उसका काम वो भी देखा। जैसे मेरे काम में भी शुरू में मैंने जो काम किया था वो कलर के काम होते होते फिर ऐसा जो थोड़ा सा अलग हुआ है। तो ये लोगों के साथ वर्कशॉप करते करते आदमी एक दूसरे का काम देता है तो देखता है, तो शायद उसमें कुछ फर्क पड़ा था जनगढ़ चाचा के काम में। तो मैं ये अगर हजारों साल है बोलेंगे तो मैं तो नहीं मानता। लेकिन आज इस कला से आपके पूरे जो गोंड समुदाय है जो पाटनगढ़ का, उसके ऊपर क्या असर पड़ा है? देखिए, इसको सर मैं कहूँ तो अभी तो 30 से 35 आर्टिस्ट हैं भोपाल में, और गांव में कुछ नहीं थे, मतलब देखा देखी चल रहा था, लेकिन गांव में भी 50 आर्टिस्ट 100 आर्टिस्ट हो गए हैं। मुझे लगता है इसको पेट जीने का और आगे जीने का एक जरिया बना लिया गया है। हाँ। और सब लोग इसको काम कर रहे हैं, और ये जनगढ़ चाचा के स्टाइल में सब लोग जा रहे हैं, उसके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ। रही बात, कुछ लोग ढिगना भी करते हैं, अभी कुछ महिलाएं हैं जो हैं करती हैं, लेकिन ये जीने का एक सहारा है, मतलब आपका पेट के लिए है। हाँ जी, पेट के लिए है, आर्ट तो है, और उसके काम को आगे हम आगे बढ़ा रहे हैं जी। मतलब आपका मानना ये है कि जो गोंड लोगों की जो परंपरागत कला है वो लिपाई पुताई ढींगना की कला है, जिसमें वो पीली मिट्टी, सफेद मिट्टी, गेरू काली मिट्टी, व्हाइट मिट्टी जब से आपके जी, यहाँ त्योहार होते हैं या शादियाँ होती हैं
उस समय स्त्रियां उनको घर की सजावट के लिए जी 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 करते थे। लेकिन जब जनगढ़ वहाँ से निकले और 1980 में भारत भवन में आए, तब उन्होंने अपनी जो उनकी परंपरागत गांव की जो सोच थी उसको लेके जी उन्होंने एक नए किस्म की शैली का विकास किया। जी जी जो आज गोंड आर्ट चल रही है, या जिसको आज गोंड आर्ट कहा जाता है, ये वास्तव में जनगढ़ के द्वारा जी 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 विकसित की गई कला उसकी विकसित की गई कला है। और और उन्हीं कला को सभी लोग, हम लोग जो अभी जो भी कर रहे हैं, उन्हीं काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कोई और लोगों ने या हजारों साल पुराना काम ऐसा नहीं था, सिर्फ उनके काम को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं और उसके द्वारा हमारा चूल्हा जल रहा है। तो और अभी करीबन कहें तो 100 चूल्हे 200 चूल्हे अगर जल रहे हैं तो इसके बदौलत, जनगढ़ चाचा की बदौलत चल रहे हैं। वो पहले लकड़ी में काम होता था, दरवाजों में काम होता था, जो कार्विंग का काम होता था, महिलाएं डिगना करती थी और ये सब करती थी। वो काम मैंने सुना है और देखा भी है। ये काम पेंटिंग करते हुए नहीं देखा। और उसके पहले भी मैंने पूछा है लोगों को जो ऐसा होता था क्या, तो नहीं होता था। और ये हुआ ही नहीं है, सिर्फ ये जनगढ़ चाचा का ही देन है। तो ये जब आज इतनी ये पॉपुलर हो गई है आर्ट, तो ये दोबारा से क्या गांव के लोग अपनी दीवारों पे इसको बनाने लग गए? अब दोबारा से बनाने लग गए। पहले क्या होता था, हम जब से मैं जो होस्ट संभाला हूँ उसमें ढिगना ही होता था। हाँ। अब चित्र भी बनने लगे हैं, मतलब इसकी देखा देखी बनने लगे हैं। पहले मिट्टियों में बनता था, ये ऐसा पेंटिंग नहीं होता था। मिट्टियों में और लकड़ियों के दरवाजों में और कुछ मुखौटा ऐसा कुछ बनता था। लेकिन अब पेंटिंग बनने लगे हैं, दीवारों में बनाने लगे हैं, सब लोग बनाने लगे। इसका भी असर आया, इसका बहुत असर आया है। अच्छा जी, बहुत असर आया है। और ये जो है ना, करीबन 10 साल 15 साल हुआ है जो गोंड आर्ट बहुत पूरे दुनिया में नाम हुआ है। मतलब गोंड आर्ट के नाम से जानते हैं, जो जनगढ़ कलम बोलते हैं। और लोग बुक भी निकाले हैं, जनगढ़ कलम है। हाँ। और जनगढ़ का जो स्टाइल है, इसको गोंड आर्ट बोला जाता है, क्योंकि वो गोंड आर्ट, गोंड आदमी थे, प्रधान थे और ये थे, इसलिए गोंड बोला गया। लेकिन उनके नाम से जी जी। लेकिन मैं एक फर्क देखता हूँ कि जो जनगढ़ थे, जनगढ़ को, उनकी कला को आगे बढ़ाने में भारत भवन का और जे स्वामीनाथन थे, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। लेकिन आपकी कला को मैं देखता हूँ कि आगे बढ़ाने में जो पब्लिकेशन हाउसेज हैं, जो पब्लिशिंग हाउसेज हैं, जो किताब छापने के वो हैं इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी बहुत भूमिका रही। जी सर, मैं ये कहूँगा कि बहुत भूमिका रही। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अभी भी बहुत आर्टिस्ट हैं, उनकी तरह मैं भी था। लेकिन जहाँ से मेरा बुक जो रिलीज हुई है, बुक जो बनी है, अभी 12 बुक मेरी आई हैं और कुछ ग्रुप में भी बुक आई हैं। उनके थोड़े नाम बताएं, पब्लिकेशन का नाम बताएं। मेरा पब्लिकेशन का नाम है तारा बुक्स नाम है, जो गीता मैडम है, जो हमारे यहाँ देखते हैं। और वो देश में चेन्नई में है उनकी। हाँ जी। तो उन्होंने जो पहला बुक मेरा लंदन जंगल बुक बनाया था, तो वो बुक पूरे दुनिया में रिलीज गई और वहाँ से मुझे लोग बाग जानने लगे। और उसके बाद हम करते गए और वहाँ से मेरा काम भी नाम और काम मेरा आगे आया। वो मेरा सबसे बड़ा था। लोग तो जानते थे और भी आर्टिस्ट हैं, लेकिन बुक के थ्रू मुझे ज़्यादा नाम। लेकिन इसमें जो लंदन जंगल बुक है, इसमें आपने लंदन टावर को एक मुर्गे की शक्ल में बना दिया है सर। ये इसके पीछे क्या आपका सोच रहा? सर, ये क्या था, पहली बार जब मैं गांव से शहर आता हूँ, शहर से मैं अचानक विदेश जाता हूँ। और विदेश जाके जो चीज़ मैं ऊपर हवाई जहाज़ देख रहा था, वो चीज़ में मैं बैठता हूँ। और वो जो बद्दल देख रहा था ऊपर, वो बद्दल नीचे आते हैं। वो चीज़ मेरा जर्नी था, इसमें मैं देखा जाते हुए। वहाँ पर एक टाइमिंग था, जब मैं शाम को 6 बजे काम बंद करके और हम लोग होटल जाते थे, तो फ़ोन करते थे परिवार को, हमारे देश में मेरे पत्नी को। तो बोले 2 बज रहे हैं, तुम अभी फ़ोन कर रहे हो। तो वो समय की जो बात होती थी उसको मैंने बताया, क्योंकि हमारे यहाँ समय जो है ना, ये मुर्गा ही बताता था। पहले जब हम गाँव बांग दे दिया 4 बजे, मतलब सुबह आदमी तैयारी करना शुरू कर देता है, किसान खेतों में जाना, ये करना। वहाँ जो है ना, वो एक 10 बजे 10:30 बजे वो हम लोग घूमने जाते थे कभी, तो वो एक टन टन करके एक घंटी बजती थी। तो ये भी टाइम और ये भी टाइम को मैंने जोड़ के बनाया था इसको, इसलिए बिग बैंग, ये इसको टाइमिंग के लिए। वहाँ की जो लंदन की जो उसकी जो बिग बैंग था, वहाँ का जो घड़ी है टावर की, तो आपने उसको अपने मुर्गे के साथ, क्योंकि वो भी समय बताता है, ये भी समय बता रहा है। हमारा समय ये है, उनका समय ये है। एक और इसमें मैंने बहुत वो इसमें सुना है कि आपने इसमें जो लंदन मेट्रो है उसको, हाँ, ये एक्चुअली ये दूसरा प्रिंट है। ये हम ये जो था, ये
हमारी स्टोरी में ये केचुआ जो है ना, धरती का राजा बोलते हैं इसको। इसको नील राजा बोलते हैं। नील रानी, नील राजा पाताल द्वीप में राज करते थे, तो ये धरती का राजा है। हमें भी वहाँ, मैं लंदन में गया तो मुझे सुनने को मिला ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, वहाँ की परंपरा है लंदन में जो है ना अंडरग्राउंड चलने वाला, उसको बचाए हैं, बहुत बार उसमें आक्रमण किया है कि दूसरे देशों ने, ऐसा सुना है। तो वो चीज़ मुझे याद आया कि हमारे वहाँ तो केचुआ भी चलता है और लंदन में ये भी चल रहा है, तो मुझे वो चीज़ में दिखाया। और ये स्टेशन, बहुत सारे आदमी मुझे ऊपर में दिखने को कम मिल रहे थे, लेकिन अंदर में मेट्रो में ज़्यादा दिख रहे थे। नीचे में बहुत सारा ऑफिस है। ये दूसरा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये स्टेशन और रोड ये सब चीज़ है। लेकिन हमारे यहाँ लोग ये जो मांगने वाले होते हैं ना, मांगते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन वहाँ एक जगह मैंने देखा कि एक ही जगह बैठे हैं वो, और वहीं मस्त हीरो बना हुआ है, और हीरो बन के और खूबसूरत, हमारे से अच्छा कपड़ा पहना था, और वो मांग रहा था, किसी से बोल नहीं रहा था कि दे दो करके। तो ये फर्क मैंने देखा। तो ये किंग क्रॉस था जहाँ हम लोग रहते थे, और उसमें सब जगह नो स्मोकिंग, कोई कुछ पहना था, कुछ कुछ ऐसा। तो इसको मैंने ट्रेन बनाया, मेट्रो ट्रेन। और ये भी मैंने सुना है कि आपने लंदन की जो बसेज हैं उनको कुत्ते के रूप में बनाया। वो कुत्ता एक वो था कि कुत्ता हमारे यहाँ लोग जो है ना बहुत उसमें वफादार बोलते हैं ना। वफादार इसलिए था कि ये मैं क्योंकि लंदन की बस है हाँ जिसको जी, हाँ, वो इसलिए था क्योंकि हमें लैंग्वेज नहीं बनता था, अंग्रेजी मुझे नहीं आती थी। एक हफ्ते तक उन्होंने जो ले गया था वो आदमी हमें बता दिया कि यहाँ से ऐसे जाना, यहाँ से ऐसे जाना। लेकिन ये ऐसा था कि हम लोग टिकट लेते थे इजलिंगटन टू किंग क्रॉस। तो मैं बोलता ही नहीं था, मुझे इजलिंगटन करके बोलता था, वो टिकट देता था, बैठ जाता था, फिर आया, फिर उधर से फिर आया। तो ये 30 नंबर पकड़ता था मैं, और यही नंबर मेरा फेवरेट। जब भी कोई कितने भी गाड़ी उस साइड से जा रही होंगी, लेकिन मैं उनमें नहीं बैठता, 30 में ही बैठता था। तो इसलिए मैं इसको एक वफादार कुत्ता नहीं है, एक वफादार है। इसलिए मैंने आज हम देखते हैं कि किस तरीके से जनगढ़ ने अपने गांव को और अपनी जातिगत कला को एक नया रूप में आगे बढ़ाया। तो आपने भी जनगढ़ से काम सीखा, लेकिन आज आपका काम उससे थोड़ा सा बहुत अलग हो चुका है। तो ये कैसे हुआ? आपने अपनी स्टाइल उसके अंदर जनगढ़ के काम की पूरी शैली को रखते हुए भी उसमें अपनी एक विशिष्ट शैली बना ली, वो कैसे? कोशिश ये रहता है कि मैं एक अपनी परंपरा को पीछे रखूं, मैं अपनी परंपरा के साथ ही रखूं, और नया स्टाइल करूं उसको, उसके मेरे परंपरा के साथ जोड़ के। कई बार ये वर्कशॉप में जाना, दूसरे देशों में जाना, दूसरे देशों के आर्टिस्टों से मिलना, और वो जो करते हैं तो उनको मैं सोचता हूँ, और बहुत अच्छा लगता है उनका भी काम मुझे देखने में। तो मैं सोचता हूँ कि ये काम को मेरे स्टाइल में कैसे कर सकूँ। तो उसका ही है, पहले कलर करता था, फिर ब्लैक एंड वाइट में आया। अभी आपने देखा यहाँ जो एग्जीबिशन में ग्रे हो गया है। तो मैं एक बार जर्मनी गया था, तो वहाँ जो एग्जीबिशन देखा तो एकदम वाइट के ऊपर वाइट ही कलर है। तो ये क्या हुआ? तो मैं सोच रहा था ये सब कैसे वाइट 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 वाइट। तो मैं कोशिश किया इसको ग्रे में करूँ करके, तो इसलिए थोड़ा सा मिक्स करके कुछ कर रहा हूँ। और लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टाइल, मेरा परंपरा पीछे रहे। गोंड स्टाइल का जो है, जो चाचा जो हमें बताया गया था, तो उसका है। तो अभी मैं सीख ही रहा हूँ, और जहाँ जाता हूँ वहाँ सीखने की कोशिश करता हूँ, जिससे भी सीखता हूँ। मतलब आप ये मानते हो कि जो तमाम देश आप गए और बड़े बड़े चित्रकारों के आपने जो काम देखे, उन सब कामों से भी आपने अपने काम में कुछ लेने की कोशिश की? जैसे अभी आप बता रहे थे कि जब आपने वो सफ़ेद के ऊपर सफ़ेद विदेश जी, रंग देखा, तो आपने हाँ। उसका मन में कुछ लेते हुए ये ग्रे के साथ में आपने कुछ प्रयोग जी जी, हम लोग अभी ओजस के साथ हमने जो मीटिंग किया, बात किया, ऐसे कर सकते हैं करके, दोनों मिल के हमने काम किया है उसमें। उनके जो हमारे ओजस के जो आदमी हैं उनके साथ। और तो उन्होंने कहा हाँ करके देखते हैं। फिर मैंने 3 काम वहाँ एक्सपेरिमेंट किया। पहले वाइट वाइट कर रहा था तो वो कुछ दिखाई नहीं था। तो मैंने कहा यार ये तो काम अलग होगा, हमको तो दिखाना है, हमारे काम में तो दिखना चाहिए। तो वो दिख ही नहीं रहा था। फिर उसमें फिर थोड़ा सा काला डाला, फिर भी कम दिख रहा। फिर मैं दूसरा किया, फिर वो और ज़्यादा किया, तब जाके फिर वो दिखने शुरू हुआ। तो ये हो सकता है, क्योंकि इतना भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही ना दिखे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे थोड़ा थोड़ा लूँ, कुछ जो मुझे अच्छा लगता है उसको बनाने की कोशिश करता हूँ अपने स्टाइल में, कैसे बनेगा ये। क्योंकि कुछ स्टोरी मिल जाते हैं, हमारे भी स्टोरी हैं,
जो गोंड स्टोरी में जो बजाने वाले लोग हैं जो बताते थे उनमें स्टोरी में मिलता है, तो देखता हूँ कि ये तो हमारी स्टोरी में भी है, तो ये क्यों नहीं बना सकता, मैं अपनी स्टाइल में बनाता हूँ तो फिर। मतलब ये हुआ कि जहाँ पे भी जो भी आप देखते हो, अगर वो आपके गांव की, आपकी जातिगत जिंदगी में उस जैसी कुछ कहानियां जुड़ती जी मिलती जी हैं, जी तो फिर आप उसको अपने तरीके से जी बनाने की कोशिश बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं एक फ्लाइंग ऑफ द मरमिट है ना, एक बुक है जो उसमें भी ऐसे तंत्र मंत्र और शक्तियों की बात है, और उसमें मैंने देखा तो ये तो हमारी हमारे स्टोरी में मिलता है, तो फिर मैंने भी उसको बनाया, लेकिन उसको मेरे तरीके से बनाया। उन्होंने जो पहले बनाया था शायद उन्होंने बना चुका था द मरमिट, तो कोशिश करता हूँ कि मैं अपने स्टाइल में इसको अच्छे से अच्छा कैसे बनाऊं। और थोड़ा सा जो अभी आपने बताया कि बदलती जा रही, तो लोग भी मुझे भी बोलते हैं ये तो ऐसा होता था, ऐसे कैसे हो गया, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन हमारे जड़ में रहें, हमारे उसमें रहूं। अच्छा, अभी मैंने आपके पेंटिंग देखे और पहले भी देखे, तो मुझे लगा आप पेड़ ज्यादा बनाते हो। जी जी जी। पेड़ और देवी देवता अभी भी आपसे जुड़े हुए हैं, तो ये पेड़ इतना, और उसके अंदर आपने काफी, मतलब उसमें बहुत वेरिएशन भी करे हैं। सर ये सबसे पहले बात तो बताऊं कि हमारे चाचा ही बनाते थे शुरुआत, पेड़ ज्यादा बनाया था, हाँ जनगढ़ चाचा जी। तो शुरुआत तो हमने भी पेड़ ही से शुरू किया था। फिर बाद में पता चला कि पेड़ क्यों, सब लोग पेड़ बनाओ, गोंड आर्ट हो गया, ये ऐसे कई लोगों ने बोला। लेकिन जब हमने देखा कि पेड़ों से, एक बात कहूँ कि पेड़ हमारे देवी देवता उसकी पूजा करते हैं, हमें देवियों का शक्ति मानते हैं, जंगल में जाते हैं तब भी हम पेड़ों की रक्षा के लिए वो जो पत्थर गुर्री माता जो होता है ना, आपको ज़्यादा पता है, तो वहाँ चढ़ाते हैं, पत्थर चढ़ाते हैं। दूसरा साजा के पेड़ में हम खाना खाते हैं। दूसरा हम कुछ पेड़ हैं जिसके पेड़ों के रस्सी बनाते हैं, घर की रस्सियों की जरूरत पड़ती है। कुछ हल बनाते हैं, महुआ अल्कोहल है ही है, महुआ जिसका हम महुआ निकालते हैं। दूसरा घर बनाने के लिए विशेष मलगा और नांगर हल जो बनाते हैं, वो लकड़ियों की जरूरत पड़ती है, उसी लकड़ी की होने चाहिए। बाना बजाना है तो कौन सी लकड़ी का है, तो ये इसलिए हम पेड़ ज्यादा बनाते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं, कुछ दवा के रूप में होते हैं, तो इसलिए पेड़ ज्यादा बनाए। और उसका एक और कारण है, पेड़ लोगों को पसंद भी आ रहा है और वो सेल भी होती हैं, मैं आपको सच में बता रहा हूँ। मतलब वो सबसे ज्यादा बिकने वाला भी है पेट भाई। जो चीज अगर बिक रहा है, वो चीज लोगों को पसंद आ रहा है, तो स्वाभाविक है बनाएगा ये आदमी, सभी लोग बना रहे हैं और मैं भी बना रहा हूँ, तो ये इसका कारण ये है। हाँ, लेकिन मैंने देखा कि आपने पेड़ को बनाने के कई तरीके जी इसमें जी। एक्सपेरिमेंट करे हैं। बहुत सारे मैं बहुत सारे अलग अलग तरीके के पेड़ बनाने की कोशिश करता हूँ, कि जो अभी नॉर्मल आप देखे होंगे पेड़ जो है ना, वो पेड़ दिखते हैं, आपने सभी आर्टिस्टों के पास देखा होगा। इस टाइप के पेड़ अभी किसी ने नहीं बनाया। ये मैंने, मेरा लड़का ने और मेरा ये जनगढ़ चाचा के लड़के ने मुझे एक 3D पिक्चर दिखाया था चश्मा लगा के, तो वहाँ से एक कुछ आ रहा था मेरे आंखों में तक से, ऐसे आ रहा है, फिर भग रहा है ऐसा, और ऐसे ऐसे होके उसमें बहुत सारे कलर निकल रहे हैं, कुछ कुछ हो रहा था। तो यहाँ जो है ना, आप पूरा पेंटिंग देखेंगे सेम ऐसा है, ये ऐसा, और यहाँ एक काली बिंदी है, तो वो काली बिंदी से मैंने शुरू किया इस पेंटिंग को, और उसी में एक वो जूम करके निकलना उकलना, उसको मैं पेड़ कैसे कर सकता हूँ करके इसको मैं निकाला। दूसरा और भी जो पेंटिंग है, वो पेंटिंग उनसे अलग हो, लेकिन परंपरा हमारी एक ही रहे, वही रहे, लेकिन वो पेड़ भी लगे, कुछ फूल भी लगे, तो कोशिश करता हूँ कि अलग अलग बने वो पेड़। तो जैसे आप उस समय, आप 1980 के बाद में जब भारत भवन आ गए, भोपाल आ गए, तो 80 के बाद तो नहीं आया था सर, बाद ही आया था 84 में, 84 के 85 बाद आया था, 85। हाँ तो हाँ उसके बाद अब गांव जाना वाना होता है? जी, जाते हैं सर, आते हैं, आप त्योहारों में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, और पर्सनल कुछ काम है उसमें भी जाते हैं, तो जाना होता है साल में 2 बार 3 बार, कभी 1 बार ऐसा। तो वहाँ से जब गांव जाते हो तो कुछ सोचते हो कि अब मैं अपनी पेंटिंग के लिए यहाँ से कुछ विषय के बारे में देखूं, या यहाँ की ज़िंदगी को उसमें? नहीं, मैं करता हूँ ऐसा, मैं करता हूँ, जाता हूँ, तो मैं जैसे आपने अभी पूछा था कि ये हजारों साल पुरानी है, तो मैं भी वहाँ जाके पूछता हूँ कि ऐसा था कि नहीं था। दूसरा सर, अभी एक काम कर रहा हूँ मैं, कि कोशिश कर रहा हूँ कि
ये जो हम लोगों को जो कहानी बताते थे पहले बाना के साथ बजाते थे, वो लोग अभी बहुत कम रह गए हैं। 3-4 लोग रह गए हैं जो बजाने वाले, और बहुत ओल्ड हो गए हैं, 70 साल लगभग हो गया उनका। और वो अभी के जो लड़के हैं वो बजाना नहीं चाहते, ना उस कहानी को सुनना चाहते, पसंद नहीं करते, क्योंकि शहर आना जाना हो गया और वो चीज़ को पसंद नहीं करते। तो मैं चाहता हूँ कि वो बची रहे। इसके लिए एक क्लास टाइप का खोलना चाहता हूँ ताकि नए लड़के आएँ और उसमें कुछ करें। क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा जानना जरूरी है कि गौंड लोगों की एक शाखा होती है जिसको प्रधान कहते हैं, और जनगढ़ और भज्जू दोनों उसी प्रधान उप शाखा के जी। लोग हैं, उसी जाति उसी समुदाय को ये लोग बिलोंग करते हैं। और ये जो प्रधान लोग थे वो गौंड किसानों के यहाँ फसल जब पक जाती है उसके बाद में उनके जीवन से संबंधित जो कहानियाँ होती थी, उनकी वंशावलियाँ होती थी, वो उनके घर में जाके बाना एक प्रकार का वाद्य होता है सारंगी जैसा, वो बजाते थे और उनकी कहानियों को गा के सुनाते थे और उससे अपनी जीवनी चलाते थे। ये परंपरा आज लगभग समाप्त होती जा रही है, और भज्जू ऐसा मानते हैं कि हमारी, क्योंकि वो परंपरा थी जिससे हमारी जाति पूरी तरह जुड़ी हुई थी, तो हमको दोबारा उसको पुनर्जीवित करने की, तो उसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं। जी, उसके लिए कोशिश करता हूँ ताकि वो परंपरा बची रहे और नए लड़के आएँ और उसको बजाएं और बचाए रखें। तो ताकि हमारी वो परंपरा बची रहे और ताकि वो नया और उसको नए तरीके से बजाना बंद नहीं होना चाहिए। मेरा कहना ये है, स्टोरी तो वही है, जो स्टोरी थी पहली वही स्टोरी अभी भी है और वही स्टोरी को सब लोग जानते हैं, लेकिन बजाने वाले बंद हो गए। तो यह ना हो कि वो हिस्ट्री में बना रहे कि ऐसे करते थे, वो चालू रहे, ये समझ। आज आपको क्या लगता है, और ऐसे कौन से गौंड कलाकार हैं, जैसे आज आप गौंड कला को इतना आगे ले गए, तो ऐसे और हैं कोई और गौंड कलाकार? जी सर, हैं। काम आपको अच्छा जी लगता सर, जी सर, जिन्होंने कुछ अपने काम में आगे बढ़ पहले तो कहूँ राम सिंह उर्वेती है, वो जनगढ़ चाचा के साथ काम करते थे ये लोग पहले। वेंकट श्याम है, सुरेश ध्रुवे है, आनंद है, नर्मदा है, ये लोग काम कर रहे हैं। अभी हमारे जनगढ़ चाचा का जो लड़का है मयंक श्याम, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो बिल्कुल अलग काम कर रहा है, ड्राइंग करता है, लेकिन वो आगे ले जा रहा है काम, अपने जो भी स्टाइल है उसका करने का तरीका है वो कर रहा है, तो वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। जी हाँ। देखो, अभी मैं ये समझता हूँ, जैसे जो अभी आपने बताया कि ये अब काम, ये जो गौंड कला है अब पूरी तरह रोजी रोटी से जुड़ी हुई कला हो गई है, और पाटनगढ़ और उसके आसपास के गांव के जो लड़के लड़कियां हैं वो इसको अपनी आजीविका के तौर पे अपना रहे हैं। जी जी। तो आखिर उनके जीवन में क्या फ़र्क आया? क्योंकि मैंने देखा है गांव में तो पहले कच्चे घर थे, बहुत ही गरीबी का उनकी स्थिति थी, लेकिन इस 30 साल में इस कला के माध्यम से उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें क्या फ़र्क आया? बहुत फर्क आया है। सबके पास वो अलग चीज़ हो गया। घरों में, गांव में घर बना लिया, भोपाल में घर बना लिए हैं, सबके पास गाड़ी है और बच्चे उनके अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, तो फर्क आया है। और इस चक्कर में सब लोग देखा देखी जो है ना, सब लोगों ने पेंटिंग करना भी शुरू कर दिया। गांव में बहुत कम थे, अब पूरे गांव में काम करने लगे हैं पेंटिंग। जो कभी किया ही नहीं था वो भी करना शुरू कर दिया है। गोंड आर्ट पूरे दुनिया में फैला हुआ है और उसको सब लोग जानने लगे। अलग अलग लोग खुद जा रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, वर्कशॉप भी कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ पर्सनल काम कर रहे हैं, तो फर्क आया है। सबके पास अच्छा है, जीने का तरीका है। लेकिन आपको क्या लगता है अभी जो लोग काम कर रहे हैं उनसे आपका काम कैसे अलग है? मैं अलग, तो आप लोग बताएंगे कैसे अलग है। मैं कहता हूँ कि मैं करने की कोशिश, आप लोग जानने वाले हैं अलग कैसे है। मैं तो करता हूँ कि दूसरे से अलग करूँ थोड़ा सा लेकिन आप जैसे लोग ही बताएंगे कि कैसे अलग है। मैं तो कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे अलग हो। लेकिन क्या कोशिश करते हो? यही है कि ये लोगों के साथ जाता हूँ, जब वर्कशॉप में देखता हूँ। अभी मैं शिमला गया था, शिमला में जब गया तो सब लोग कंटेम्प्रेरी मॉडर्न आर्टिस्ट थे, सिर्फ मैं था प्रधान गोंड आर्टिस्ट। तो वहाँ जब जाके देखा तो सब लोगों की सोचने का तरीका अलग है, बनाने का तरीका है। तो उनके साथ जब बैठा उठा तो फिर उन सोचों को अगर मैं अपने स्टाइल में बनाऊं तो वो गोंड आर्ट से फिर वो अलग होके थोड़ा सा अलग ही दिखता है, लेकिन लगता है कि हाँ है, स्टाइल मेरा वही रहता है, बनाने का तरीका वही रहता है, स्केच करने का तरीका वही है, लेकिन जब बन के निकलता है तो वो अलग दिखता है। आप जैसे आप बता रहे हैं। एक बात बताओ,
जो गौंड आदिवासी हैं उनके देवी देवता तो वो लोग या तो पेड़ में मानते थे या तो पत्थर में मानते जी थे। जी जी। उनका कोई रूप मूर्ति तो होती नहीं थी। नहीं थी, नहीं तो थी। ये अब आप लोग इतने देवी देवताओं के रूप बनाते हो, उनकी चित्र बनाते हो, तो कैसे बनाते हो, क्या सोचते हो? अभी 15-20 साल पहले मैंने देखा तो ये जिनगढ़ चाचा, नर्मदा, राम सिंह, ये लोग ज़्यादातर देवी देवताओं के पेंटिंग बनाते थे। मैं ज़्यादातर तो नहीं बनाया। मैं सिर्फ पेड़ और जानवर ऐसे बनाया है, जीव जंतु बनाया है। और उनकी तो वो एक जनगढ़ चाचा का कहना था, ये था कि वो एक कल्पना करते हैं, शायद ऐसे रहा होगा। ऐसे नहीं है कि वहां तो हमारे देवी देवताओं में कोई चीज ऐसा मूर्ति नहीं है, पत्थर नहीं है, वो एक एक स्थान है, प्लेटफॉर्म, वहां हम चौका लगा देते हैं, पानी खींचते हैं, उस जगह में कोई नहीं जाता, बस हो गया। वो एक जगह है, जैसे चूल्हे में वो खाना बनाने वाला ही जाता है, वहीं बड़ा देव भी टंगा रहता है। महिलाओं का जाना वहां वो कुछ महीनों के चक्कर में नहीं जाते हैं। तो वो चीज है, कोई ऐसा मूर्ति। लेकिन लोगों ने बनाना शुरू किया था, मैंने बहुत लोगों को मैं भी देखा है बनाया, ये बड़ा देव है, ये है, वो है। तो उन्होंने कोशिश किया है कि इस टाइप का रहा होगा, शायद ऐसा है ये। मतलब लोगों ने अपनी अपनी कल्पना अपनी करके, अपनी कल्पना करके, तो हाँ जी। आप देवी देवता को ज्यादा बनाना पसंद नहीं नहीं, मैं ज़्यादा नहीं बनाता। मेरी पेंटिंग में आपने देखा भी होगा, तो मैं देवी देवताओं को ज़्यादा नहीं बनाता हूँ। लेकिन मैं उनके पीछे जो कहानी है उसको कोशिश करता हूँ क्या है। जैसे सृष्टि की उत्पत्ति कैसी हुई, तो सृष्टि देवी देवता कैसे थे, वो जलहारिणी माता, फिर बड़ा देव, ये वो आते हैं उसमें। लेकिन मैं उसके आगे की चीज़ बनाता हूँ और मैं बोलने की कोशिश करता हूँ जी। जी। और एक ये चीज़ आप बताओ, आपको मतलब आप अपनी जो मैंने देखा आपके जो रंग योजना है, जो कलर स्कीम है, वो कलर स्कीम पहले से थोड़ी सी अब सॉफ्ट होती जा रही है। जी जी। तो इसका क्या कारण है? आ, पहले आप बहुत चमकीले रंग इस्तेमाल करते थे। ये इसका कारण ये भी है कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत ज़्यादा कलर होता है। तो जो पुराने लोग जो जैसे देखे हैं मेरे काम, तो वो काम को बोलते हैं कि हाँ यार, ये तो बहुत हो गया है, ये बहुत हो गया है, ऐसा है, कुछ नया होना चाहिए भज्जू, तुम्हारा नया काम होना चाहिए कुछ। तो जब हम बुक के लिए भी काम करते हैं, तो बुक के लिए जब काम किया तो उनके साथ जब बैठा तो कौन सा कलर कब होना चाहिए, रात का टाइम है, दिन का टाइम है, इसको पीछे का ग्राउंड कैसे दिखाना है, तो उस चीज़ को मैं कोशिश करता हूँ कि वो पेंटिंग में लाइट होना चाहिए या डार्क होना चाहिए। तो जो आप बोल रहे हैं स्मूथ स्मूथ हो रहा है, तो अभी हम वो डार्क अभी ड्राइंग ज़्यादा किया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा। जब कलर के काम करते हैं तो कलर में भी मैंने अभी हल्का कर दिया है, तो वो भी देखा देखी है। कुछ आर्टिस्टों से और कुछ लोगों से सीखते हैं तब जाके। तो आप ये बताओ कि इस कला ने आपके जीवन में क्या दिया जब आप गांव से अपने निकल मुझे के आए थे 85 आज में? जो भी हूँ देख रहे हो आप, वही उसी ने दिया है, कला ने नाम दिया, इज्जत दिया, सब चीज़ दिया। आज शहर में अगर कहूँ तो कभी सोचा नहीं था, जो भोपाल में मैंने मकान बनाया है, बच्चे मेरे भोपाल में पढ़ रहे हैं और माँ बाप आते हैं, फैमिली है, और देश विदेश जाना, और अभी एग्जीबिशन कर रहा हूँ, तो ये सारा चीज़ मुझे दिया जो मैं कभी नहीं सोचा था। और अभी मैं कर ही रहा हूँ काम। और जितना अभी मेरे पिताजी हालांकि बताते हैं कि दादाजी एल्विन साहब के साथ रहते थे ज़्यादातर, मेरे दादाजी, तो वो कहते हैं कि तुम जो है ना, मेरे दादाजी जो थे उन उनकी परंपरा को आगे ले जा रहे हो, तुम भी घूम रहे हो। वो भी जाते थे अलग अलग देशों में और नाम करते थे, ऐसे करके वो बोलते हैं। और खुश हैं बहुत, मेरे माँ बाप बहुत खुश हैं। तुम्हारे